हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। यूपी आर्विनल TG2 2021 जो पेपर हुए थे उसके शिफ्टों को क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सेशन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को भी पता है। तो उसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो किसके समानुपाती होता है। जो ट्रांसफार्मर में जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो किसके समानुपाती है। तो हमको पता है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो कितना होता है, NEB 1.6 × FV, यही होता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि नो लोड करंट की बात कहीं किया गया है, तो सर नो लोड करंट की बात कहीं नहीं की गई है। दूसरी कहानी वोल्टेज की बात की गई है, नहीं सर जी ये वोल्टेज नहीं, ये क्या है हमारी वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, जो मटेरियल है कोर है उसका वॉल्यूम है। नो लोड करंट की कहीं बात की गई है सर, सॉरी फुल लोड करंट की नहीं सर। मगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको किसकी बात की गई है सर, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की पक्का बात की गई है जो कि किसके समानुपाती है, हमारी हिस्टैरिसीस लॉस के समानुपाती है, यानी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि माना जाता है कि प्रत्येक माध्यम में दो पारगम्यता होती है। ठीक है, दो पारगम्यता होती है, वो कौन कौन सी होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता, दूसरा मास्टर पारगम्यता या आश्रित जिसको स्लेब परमेबिलिटी बोलते। तो नहीं, तो पारगम्यता मतलब परमियंस की बात बोल रहा है, तो परमियंस तो कभी नहीं पढ़े हैं। कौन सी, ये वाली स्लेब परमेबिलिटी तो कभी नहीं पढ़े। हाँ, जब ऊपर के क्लास में जाओगे तो जरूर पढ़ोगे, मगर फिलहाल इसमें कोई वो नहीं पढ़ते। ठीक है, स्टैंडर्ड परमेबिलिटी भी कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो निरपेक्ष और अपेक्षित, निरपेक्ष मतलब इनडायरेक्ट परमियंस और अपेक्षित यानी स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक परमियंस, ये दो चीज़ तुम पक्का पढ़े होगे। ठीक है, जो कि जब तुम मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें तुमको ये चीज़ सारी चीज़ें बता देंगी कि निरपेक्ष पारगम्यता या अपेक्षित पारगम्यता क्या होती है। तो जो दो पारगम्यता होती है वो कौन कौन सी टाइप की है, ये विद्युतशीलता नहीं जी, विद्युत पारगम्यता की ही बोला तो पारगम्यता में से ही कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, विद्युतशीलता पे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, जिसको विद्युतशीलता क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, जो वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, उस पर कोई नहीं जाएगा। परमियंस की बात बोला है, ठीक है, तो परमियंस पे ही जाएंगे। तो मैं तो निरपेक्ष परमियंस और ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम विशुद्ध, क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान समझो, क्या बोला है, यदि हम शुद्ध रूप से धारिता परिपथ में आवृत्ति बढ़ाते हैं तो संधारित्र का पद क्या होता है। तो हमको पता है कि सर जी एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। तो आवृत्ति बढ़ाने पे इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होगा, प्रतिघात, संधारित्र में प्रतिघात की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, न कि बढ़ेगी। ठीक है, शून्य नहीं हो जाएगा। शून्य कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी की इनफाइनाइट हो जाएगी। जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अनंत हो जाती है तब ये वैल्यू शून्य हो जाती है। ठीक है, इसलिए शून्य नहीं होगा। ये कम बोला है तो कम करने पे ये चीज़ बढ़ जाती है और ये बढ़ने पे वो चीज़ कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि एक समान अनुप्रस्थ काट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, यानी ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है हमारी। ठीक है, रो की वैल्यू दी हुई है हमारे, एल की वैल्यू दी हुई है। हमसे निकालना क्या है, आर की वैल्यू पूछा था। हमको पता था जी आर बराबर कितना होता है, रो L/A होता है। देखो सेंटीमीटर में दिया है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो पहले इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, यानी किससे देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। इसका एक्शन मीटर बदलने के लिए इसको 100 से भाग दोगे, किसको, इसको। ये mm² है, यानी इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, 2 बार भाग देना पड़ेगा क्योंकि mm² है और इसको मीटर में बदलना है। ठीक है, तो 2 बार 1000 से भाग दोगे इसको, सही है। और ये क्या है, 100 मीटर तो दिया ही हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, इतना निकल कर आएगा। ठीक है, यानी इसको अगर सॉल्व करें तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको देखो रो की वैल्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 रहने देते हैं, माइक्रो यानी 10 के घाते -6, सही है, 10 के घाते -6 हो जाएगा ये। फिर सेंटीमीटर यानी 100 से भाग देना पड़ेगा ना,
100 भाग दे दिए, ये हमारा कितने हो गया, रो की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू क्या है हमारी, 100 मीटर है, कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू कितनी है, 0.01 mm है, यानी इसको भाग दोगे किससे, 1000 गुणे 1000 दोगे। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ये देखो ये वाली जो वैल्यू है तुम्हारी, ये जो वैल्यू होती है, ये जो 1000 की वैल्यू, ये कहाँ चली जाती है तुम्हारी, ये चली जाती है तुम्हारी ऊपर चली जाती है, ठीक है, यानी 100 से गुणा हो जाएगा। फिर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब ये तुमको प्राप्त होगा कितना, तब ये तुमको एग्जैक्ट प्राप्त होगा 6000 ओम। कितना होगा, 6000 ओम, याद रखना है, 6000 ओम प्राप्त होगा, सही आंसर आएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकतम प्रत्याशित धारा के ऐसे घटक को आरएमएस मान में जो रेटेड जो रेटेड ऐसे घटक के आरएमएस मान को रेटेड सर्विस वोल्टेज पर संचालित करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना हमेशा। देखो क्या बोला है, फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकतम प्रत्याशित धारा है कि एसी घटक का आरएमएस मान है जो रेटेड सर्विस वोल्टेज पर घटा जाता है। देखो एक होती है ब्रेकिंग करंट, एक होती है मेकिंग करंट। याद रखना, जो ब्रेकिंग करंट होती है, इसी से क्लियर हो जाएगा। ब्रेकिंग करंट हमेशा ब्रेकिंग करंट हमेशा आरएमएस मान होता है, याद रखना, ब्रेकिंग करंट हमेशा आरएमएस मान होता है। और मेकिंग करंट जो होता है, जो मेकिंग करंट होता है, मेकिंग करंट हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है, या शिखर वैल्यू होती है, समझ में आया। और जब फिर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मेकिंग करंट की, तो होता है मेकिंग करंट इज इक्वल टू 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा दो चीज पूछी जाती है, ये वाली पोर्शन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सही है। तो इसको याद रखना। तो ब्रेकिंग करंट किससे पूछा, आरएमएस से पूछा है ना, तो ब्रेकिंग करंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, ये तो ईजी है। पूछा क्या है कि इस्तेमाल होने वाले प्राथमिक वितरण में कौन सा वोल्टेज होता है। वितरण की बात बोल रहे हैं, देखो वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, तो बोलेंगे सर जी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 11 kV होगा, 6.6 kV होगा, या 3.3 kV होगा, ठीक है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सर ये कितना होता है, 440 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोलेगा तब की ये कहानी है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोल रहा है, गलत मत मार के चले आना, एक नंबर फ्री का चला जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। डीसी मशीन के संदर्भ में लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या ए है की संख्या सदैव पोल की संख्या तथा ब्रशों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। देखो याद रखना, हमको पता है सर जी कि पहला समानांतर पथों की संख्या अगर ये ए दिया है तो हमेशा ये किसके बराबर होगा, पोल की संख्या के बराबर होगा। और हमको पता है सर इसमें उतने ही ब्रश लगते हैं जितने पे जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं, तो पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रशों की संख्या किसके बराबर होगी, इसी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यही अगर वेव की बाइंडिंग की बात करें तो ए बराबर 2 हो जाता है, ठीक है। तो पोल बराबर भी कितना हो जाता है, ए बराबर 2 हो जाता है, तो ब्रश की संख्या भी कितनी हो जाती है, तो याद रखना 2 हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सही है ना। चलो याद रखना, लैप वाइंडिंग क्या होता है, हाई करेंट लो वोल्टेज, ठीक है। हाई करेंट लो वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग, और वेव वाइंडिंग किसके लिए होता है सर जी, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, सही है ना। चलो आगे देखते हैं क्या पूछा है। एक 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर में प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स कितना है यदि प्राइम मूवर की गति इतनी है और ईएमएफ मान ज्ञात कर जब आर्मेचर की चालक कितना है, 400 है। तुमको पता है, इसमें एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं सर जी, ईबी बराबर पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए। और हमको पता है सर जी लैप वाइंडिंग दिया है शायद ना, हाँ सर जी लैप वाउंड है। तो जब लैप वाइंड होता है तो हमको पता है सर जी ए बराबर पी होता है, तो यहाँ पे ए काटते हैं, यहाँ पे पी काटते हैं। फाई की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 0.05। जेड की वैल्यू कितनी है सर, 400 चालक, यानी जेड क्या है, चालक की वैल्यू होती है, तो 400 है। एन कितना है सर, 500 RPM है, अपॉन कितना सर ये 60 है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा,
ये आंसर तुमको प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, फॉर्मूला बता दिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29। अपेक्षित पारगम्यता मापने के लिए, अपेक्षित मापना है तो देखो अपेक्षित किसके संदर्भ में मापा जाता है, कहीं पे भी अपेक्षित होता है तो किसके संदर्भ में मापा जाता है, वैक्यूम जिसको निर्वात बोलते हैं, सॉरी VCUM अपॉन मटेरियल। तुम कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसका अपेक्षित घनत्व निकालना है तो उसको किसके संदर्भ में, किससे तुलना करोगे उसकी हमेशा वैक्यूम यानी निर्वात से तुलना होती है। वही चीज़ वो पूछ रहा है। ठीक है ना। पानी का भी मापोगे तो किससे होता है, पानी का किसी तरल का मापोगे तो वो किसकी तुलना में होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कौन सा पानी उस पर मापोगे, क्योंकि उस समय क्या होता है, अपेक्षित घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमेशा वैक्यूम से मापते हैं जी। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, ये सब जीएस तो क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्टेटर अल्टरनेटिव स्टेटर फ्रेम के निर्माण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है, सही नहीं, तो गलत। देखो पहला क्या पूछा है कि स्टैंपिंग में रेडियल वेंटिलेशन स्पेस मेथड को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एकदम गलत, सही गलत, अरे एकदम सही है ये। रेडियल प्रयोग करो चाहे एक्सियल, ठीक है, सही है ना। त्रिज्यक प्रयोग करो चाहे फिर अक्षीय प्रयोग करो, दोनों से ही ठंडा हो सकता है। तो एक दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बाहरी फ्रेम में आर्मेचर स्टैंपिंग और वाइंडिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। बाहरी फ्रेम जो होता है उसमें क्या होता है, आर्मेचर स्टैंप होता है, यानी जो बाहरी फ्रेम मतलब एक तरीके से स्टेटर पे, तुमको पता है सर जी स्टेटर पे क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पहले चौथा पढ़ लेते हैं। निम्न गति वाले बड़े व्यास के अल्टरनेटर के फ्रेम का कास्ट होता है, गलत है। जो निम्न गति के होते बड़े व्यासों वाले अल्टरनेटरों में खंडों में फ्रेम कास्ट किया जाता है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, जिसका डायमीटर बड़ा होता है उसकी स्पीड कम होती है, पता है, और उसकी अक्षीय लंबाई छोटी होती है। जितनी भी लो स्पीड वाले होते हैं अल्टरनेटर उसकी डायमीटर बड़ी होती है और जो अक्षीय लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। अब देखो जो सही ऑप्शन है, जो कि गलत ऑप्शन दिया है इसमें, गलत वाक्य है, वो पढ़ते हैं। बाहरी फ्रेम में चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है, बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है, एकदम गलत जवाब है। ठीक है, बाहरी फ्रेम नहीं, अंदरूनी फ्रेम जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है। ठीक है, अंदरूनी फ्रेम तो मैं आया, इसलिए 3 ऑप्शन ये सही हो जाएंगे, एक ये सही हो जाएगा, और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अलग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। शुद्ध प्रत्युत्तर परिपथ है, तुमको क्या निकालना है, परिपथ का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। परिपथ बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, जेड निकालना पड़ेगा ना, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यही दिया है, आर बराबर कितना होता है सर जी, वी अपॉन आई होता है। परिपथ में प्रतिरोध यानी जेड बराबर भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, आर नहीं लिखते हैं, जेड लिखते हैं। ठीक है, जेड बराबर टोटल वोल्टेज जो वी है, टोटल करंट कितना है, आई है, यही है। तो टोटल वी कितना है सर जी, टोटल वी हमारा कितना है, 15 है। टोटल आई कितना है सर जी, 5 है। तब तो सर 3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो गलत हो गया। नहीं, ये देखो ये वैल्यू जो दी हुई है ना, इसका भी मान रखना पड़ेगा, ये भी मैटर करता है। तो 2π/3 को अगर एंगल में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2π/3 यानी 180 को 360, देखो 360 बटे 3 करोगे कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी आई कितना है, 120 डिग्री है, इसको लिख लिए। अब 5/6 यानी 18×5 कितना होता है, 90, 18×5 90/6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150, 150 आ रहा है। ठीक है, यानी इधर देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव में ही लेना है ना। ये तुम्हारा अगर ये 120 है तो ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 150 है, यानी इनके बीच में कितना कालांतर है, 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो वही 30 डिग्री यहाँ पे पुट करना है, वही 30 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर जी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यही होता है ना। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और जब इसको cos 60 में बदलोगे, क्योंकि sin 30 याद रखना, sin 30 बराबर किसके होता है, sin 30 की जो वैल्यू आती है वही cos 60 की वैल्यू आती है। ठीक है, और यहाँ पे sin 30 दिया है तो इसी तरह cos 30 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा हमारा सर जी, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2,
समझ में आ रहा है कि नहीं जी? देखो क्या कहना चाह रहा है, 30 निकाले है ना, तो देखो यहाँ पे साइन 30 निकाले तो 30 डिग्री कालांतर आ रहा है, तो कॉस 30 की वैल्यू लो तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू लोगे तो जो साइन 60 की होती है, और साइन 60 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, √3/2, बस यहीं पे पुट कर दो, √3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तुम्हारा आंसर यही प्राप्त होगा। ठीक है, पता है क्यों ऐसा कर रहा है? अगर ये नॉर्मल होता, केवल प्रतिरोध होता, तब तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, मगर ये केवल प्रतिरोध नहीं दिया है, इम्पिडेंस दिया है, सॉरी इंडक्टेंस भी दिया है, इसलिए क्या होगा, हमको जेड निकालना पड़ेगा, और इस वैल्यू का भी महत्व बढ़ जाता है एंगल का। ठीक है, बी और आई के बीच में फेज का, इसलिए ऐसा कर रहा है। समझ में आया? नहीं तो ऑप्शन ए देख के 3 ओम दिया था, मार के चले जाते, गलत हो जाता है। देखो क्या बोला अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति के पाषण में चालक के सामग्री में निम्न से कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हाँ सर बिल्कुल सही, एकदम होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, एकदम सही सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसका जिससे उसकी भार क्या हो, कम होना चाहिए, हाँ सही है। हाई एक्सपेंशन कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन कोफिशिएंट मतलब कि हल्का सा ताप मिले तो फैलकर क्या हो जाए, लंबा हो जाए, जिससे क्या हो जाए, उसकी सैग कमान बढ़ जाए, तो ये हम कभी नहीं चाहते। हाई एक्सपेंशन न हो, यानी ताप पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ताप पड़ने पर क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, सैग की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये हम नहीं चाहते, जो कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 को छोड़ाकर बाकी सभी होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा सर, हमारा सही हो जाएगा, मगर ऑप्शन क्या है, ये गलत है, नहीं चीज़ को सही मारना है। समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर में वह क्षणिक वोल्टेज होता है जो आर्किंग पीरियड के दौरान शून्य धारा पर उसके निकट कांटेक्ट पर दिखता है। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है, पहले हमको पता है कि सजी आर्किंग कब बनती है, जब तक ये मूविंग कॉन्टेक्स्ट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके बीच में जब तक धारा जाएगी तो ये हवा को भंजित करता रहता है, भंजित करते करते क्या करता है, इसको क्या करता है, आर्किंग उत्पन्न करता है। जितना जैसा कि अपने स्विच बोर्ड में देखते हो, उसमें हवा की मात्रा होती है, जब तुम प्लग डालते हो तो उस हवा को भंजित करके उसमें से स्पार्क निकालता है। ठीक है, आयन को भंजित करके हवा के, तो वही कहानी है, जब इसमें से धारा का मान ही शून्य हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, भंजन होगा? नहीं सर जी, भंजन होगा ही नहीं। तो उसी आर्किंग पीरियड को क्या बोलते हैं, वही वोल्टेज, क्षणिक वोल्टेज, जिस पे क्या होता है, आर्किंग पीरियड के दौरान शून्य धारा पर ही निकट कॉन्टेक्ट पर दिखाई देता है। तो देखो क्या हुआ, शून्य धारा हो गया, तो शून्य धारा हो गया तो उस पर एक वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि धारा शून्य हुआ तो एक वोल्टेज है, और वही वोल्टेज हमारा क्या कहलाता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। वह रीस्टार्टिंग वोल्टेज क्या करता है, हमारे उस पर क्या करता है, धारा शून्य करके आर्क को ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है, आर्क को ख़त्म करने का काम करता है रीस्टार्टिंग वोल्टेज। ठीक है ना, इसको याद रखना, यानी हम किसी तरह धारा को कम कर दे तो हम आर्किंग को भी खत्म कर सकते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर क्रमशः प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का कौन सा माप दिखाते हैं? तो याद रखना, अगर एसी है तो आरएमएस दिखाएगा, और डीसी है तो एवरेज वैल्यू अधिकतम इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं। ठीक है, अधिकतर इंस्ट्रूमेंट जो डीसी पे काम करता है वो एवरेज वैल्यू मापता है, और जो एसी पे काम करता है वो आरएमएस वैल्यू मापता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। यही बताना है कि कौन किसके समानुपाती है, जैसे प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है तो चालकता का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की यूनिट ओम, तो चालकता की यूनिट क्या हो जाएगी सर, सीमेंस मीटर होता है। क्या होता है सर, सीमेंस मीटर होता है, जिसको साइमन भी बोलते हैं, साइमन मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो साइमन पर मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइमन बोलो चाहे मोह बोलो, बात एक ही है, मगर यहाँ पे मोह मीटर दिया, मोह पर मीटर नहीं दिया, अगर मोह पर मीटर दिया होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे साइमन पर मीटर दिया, इसलिए चालकता की यूनिट जिसको जी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको जी बोलते हैं चालकता, कंडक्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीमेंस पर मीटर। सही है, याद रखना इसको, सही है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो फ्री का क्वेश्चन बट रहा है जी, तब के लिए, तुम लोग के लिए। चलो क्या पूछा है, 50 ओम का माइक्रोफैराड है, अपोथी जोड़ा गया है तो संधारित्र द्वारा प्रतिघात का देख रहे हो, एक्सी एक्सएल कितना पूछ रहा है, और सभी जी फ्री का नंबर बटने वाला, तो एक्सी बराबर हमको पता है 1/2π/f होता है, यही होता है ना, तो 1/2π, यानी पाई की वैल्यू 3.14, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 हो जाएगा। सही है, गुड़े फ्रिक्वेंसी की वैल्यू तो जी 50 है, सही ना, 50 माइक्रोफैराड है, 10 की घाते -6 कर लो, -6 कर लो, गुड़े ये 10 की घाते -6 हो जाएगा, गुड़े
सी भी 50 दिया है, ये 50 लगी हो गया, ये फ्रिक्वेंसी 50 हो गया, ये माइक्रोफैराड 50 हो गया, सही है। और इस 6.28 की वैल्यू इसको सॉल्व करो, ये तुमको प्राप्त हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी प्राप्त हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर के निर्माण में, क्वेश्चन क्या ध्यान समझना, विद्युत मोटर के निर्माण के मामले में चुंबकीय फ्लक्स के लिए कौन सा न्यूनतम प्रतिशत पाथ प्रदान करता है। हमको पता है कि सर जी जो स्टेटर होता है, सर ये जो स्टेटर होता है, स्टेटर भी हमारा किसका काम करता है, एक कोर का काम करता है, जिसपे तो फ्लक्स होकर सर्किट कंप्लीट होता है, फ्लक्स बढ़ता है तो इस पर सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे निम्न प्रतिष्ठित पाथ देता है, क्योंकि अगर हवा पे जाएंगे, हवा क्या होता है, उच्च प्रतिष्ठित वाला होता है, हवा उच्च प्रतिष्ठित वाला होता है, ठीक है। इसलिए हवा से बढ़िया तो हमारा यही है कि जो योक है उसके माध्यम से क्या करें, फ्लक्स को कंप्लीट करा ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा होगा वही, देखो जो हम बताना चाह रहे हैं। सैडेड पोल सिंगल फेज मोटर है, कोई दिक्कत नहीं। पोल के छोटे भाग को परित यानी एक शॉर्ट सर्किट तांबे के साथ कॉइल रखी जाती है। अच्छा ये देखो कहानी, मान लो ये पोल बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा काट देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपर की रिंग पहना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सैडेड कॉइल, जिसको क्या बोलते हैं, शेडेड कॉइल बोलते हैं। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, अनशेडेड बोलते हैं, यही बोलते हो ना, इसको अनशेडेड बोलोगे, इसको शेडेड बोलते हैं। तो वही जो तांबे के छड़ पहना है उसको क्या बोलते हैं, तो सर उसको तो एक ही चीज़ बोलते हैं ना, शेडिंग कॉइल, और वही बोला। और हमको पता है कि सर फ्लक्स किधर से किधर जाता है, सर फ्लक्स अनशेडेड से शेडेड की तरफ भागता है, सॉरी किधर से, सर फ्लक्स हमेशा अनशेडेड से शेडेड की तरफ भागता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको तुम क्या कर सकते हो, इस पर तुम कंट्रोलिंग नहीं करते थे स्पीड की, जो स्पीड है वही मिलेगा, अधिकतर टॉय वॉय में प्रयुक्त करते हो, सही है। देखो सेम सवाल फिर वही पूछ दिया जी, आर बराबर रो एल बाई ए, यही है। रो की वैल्यू कितनी दी है, कहाँ गया, ये दिया हुआ है, माइक्रोमीटर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, मीटर तो दिया है, चलो सही है। क्या कर देते हैं, 0.0182 माइक्रो दिया है, यानी घटे -6। लंबाई कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। हम हमेशा मीटर में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है, ठीक है, नहीं गलत कर दोगे। अपॉन कितना है, 10 है, mm² है जी, mm², यानी तो किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, यानी कितनी बार करना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 गुणे 1000 से भाग दोगे तब ये जाकर मीटर में बदलेगा, चूँकि 2 बार इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। तो जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर ये प्राप्त होगा 1.82, सही है। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब आज के जो सीरीज कर रहे हो ना बाबू, इसको लगातार करते रहो, तुमको बहुत हेल्प मिले वाला है। तुमको नहीं पता, मगर जब तुम पेपर में बैठोगे ना तो तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छा देखो बोला क्या है कि जैसे ही मोटर पर लोड बढ़ता है तो रोटर उत्तरोत्तर रूप से कुछ कोण तक वापस फेज में पहुंच जाता है, और फिर भी तुल्यकालिक रूप से चलता रहता है। इस कोण को किस नाम से जाना जाता है। देखो हमको पता है कि जब लोड बढ़ता है ना, लोड बढ़ता है तो उसके साथ क्या है, स्पीड न कम हो। मोटर देखो मोटर हमेशा कोशिश करता है कि हम स्पीड क्या करें, कम न करें। उसके लिए अपने यथासंभव क्या करता है, लोड एंगल को, यानी जिसको कोण भार कोण कहते हैं, भार कोण बढ़ाने का प्रयास करता है, या फिर आर्मेचर करंट बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे उसको सफिशिएंट अमाउंट में टॉर्क मिले और उसको स्पीड कम न करना पड़े, ठीक है। तो वही जो लोड एंगल होता है या कपलिंग एंगल होता है, वही जो लोड एंगल या कपलिंग एंगल होता है, वो अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करके स्पीड को न बढ़ाने का न घटाने का प्रयास करता है। यानी लोड बढ़ भी जाए तो उसको मेंटेन रखने का प्रयास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लोड एंगल बोलते हैं सर, या फिर कपलिंग एंगल। जिससे क्या हो जाए, वो बढ़ाकर अपने आप को क्या करता है, स्पीड को मेंटेन रखने का प्रयास करता है। मगर वही है कि हद से ज़्यादा कर दोगे तो वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, 40 क्वेश्चन आज इस सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगला सेशन हो जाएगा लोड एंगल और कपलिंग एंगल, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट सेशन कल होगा, जो फिर 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का होगा। तो आज के लिए इतना ही सेशन रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और पसंद आ रहा हो तो उसको शेयर जरूर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।